नमस्कार। 11th के बही खाता के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं नए अध्याय 8वां अध्याय तलपट। तलपट क्या है ये समझते हैं। व्यवसाय के लेन देनों को रोजनामचा या सहायक बहियों में प्रविष्टि करने के बाद तथा खाता बही में समस्त खातों के शेष निकालने के बाद प्रत्येक व्यवसायी यह जानना चाहता है कि लेन देन ठीक प्रकार से खतिया गए हैं या नहीं। इसके लिए ही तलपट या परीक्षा सूची बनाई जाती है। इसे हमें परीक्षा सूची भी कहते हैं। जब आपने लेन देनों को पहले हमने रोजनामचे में लिखा, अगर जहाँ पर बड़ी बड़ी फर्में हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर रोजनामचे के साथ साथ अन्य बहियाँ भी रखी जाती हैं, सहायक बहियाँ। उनके द्वारा भी खातों में उनकी पोस्टिंग यानी खाता बही में खतौनी की जाती है। इसी प्रकार अगर छोटी फर्म है तो पहले रोजनामचा बनाते हैं, फिर उसके बाद खाता बही में खतौनी करते हैं। खाता बही में खतौनी करने के बाद शेष निकाले जाते हैं, हर खाते के शेष निकाले जाते हैं। फिर वही शेषों के द्वारा तो जो शेष निकाले जाते हैं उनका निकालने का मकसद यही होता है, तलपट बना लेते हैं। और तलपट बना के हम ये शुद्धता की जांच कर लेते हैं जो हमने लेन देनों का रोजनामचे में लिखा है और उसमें उसका खतियाने में तो कोई गलती नहीं हुई है। ये तलपट द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। इसमें नॉर्थ कोड के अनुसार ऋणी यानी कि डेबिट और धनी यानी कि क्रेडिट पक्षों का योग मिल रहा है या नहीं, यह प्रदर्शित करने के उद्देश्य खातों के शेषों की तालिका तैयार करने को ही तलपट बनाना कहते हैं। कार्टर ने भी इसमें संबंध में एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार तलपट ऋणी, डेबिट और धनी क्रेडिट शेषों की सूची है जो खाता बही के खातों से निकाले जाते हैं। इसमें रोकड़ बही से लिए गए रोकड़ और बैंक के शेष भी सम्मिलित होते हैं। यानी कि इसमें रोकड़ बही के क्वार्टर ने शेषों की सूची के साथ साथ इसे कहा, इसके बारे में थोड़ा सा और बढ़ाकर कहा कि रोकड़ बही से जो हमने शेष निकाले, रोकड़ के शेष और बैंक के शेष भी इसमें सम्मिलित करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ कह सकते हैं, यानी कि उपयुक्त एक सही उचित परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त आधार पर हम ये कह सकते हैं कि खाता बही के सभी खातों के ऋणी यानी कि डेबिट व धनी भागों के योग या शेष से एक निश्चित तिथि को बनाई गई सूची जिसके द्वारा हिसाब किताब की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, तलपट कहलाती है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कि जो हमने अभी तक खाता बही तक जो काम किया है उसकी जांच के लिए, उसकी शुद्धता की जांच के लिए, गणितीय शुद्धता की जांच के लिए हम तलपट का प्रयोग करते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद कर सकते हैं या मन जब भी हमारा व्यवसाय का जानने की इच्छा करे तब भी ये कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं तलपट बनाने के उद्देश्य, यानी कि इसको बनाने के उद्देश्य क्या हैं, महत्व क्या है, हम इसको महत्व भी कह सकते हैं। तो तलपट साधारणतः एक निश्चित अवधि के बाद बनाया जाता है, परंतु व्यापारी जब चाहे तलपट बनाकर अपनी खुद खतौनी की शुद्धता की जांच कर सकता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं जिनको हम बता सकते हैं कि ये महत्व क्या है इनको तलपट के महत्व भी कह सकते हैं। खातों की गणितीय सुरक्षा शुद्धता की जांच करने के लिए हम तलपट बनाते हैं। यहाँ तक कि जो हमने खाते बनाए हैं उनकी शुद्धता की जांच हो सके, इस बात का पता करने के लिए हम इस तलपट का निर्माण करते हैं। दोहरे लेखे की जांच, हमने दोहरा लेखा प्रणाली में हर लेन देन का दोहरा पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं। यानी कि दोनों पक्षों का उसमें उसको हम खतिया चुके हैं या नहीं खतिया चुके, यानी उसका दोनों पक्षों में उसका लेन देन हुआ है या नहीं हुई, यानी उसकी प्रविष्टि हुई है या नहीं है, और अगर प्रविष्टि हो गई तो उसके सही खातों में वो पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया है, यानी उसकी खतौनी सही खातों में हुई है या नहीं, ये हमें तलपट के द्वारा पता लग सकता है। दूसरा,
सभी खातों का सारांश हमें मिल जाता है इसमें। यानी कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत खाता देखना चाहें तो हमें उससे पता लगेगा हमने कितनी बार उससे लेन देन करा, कितनी बार माल खरीदा या बेचा या उसको पेमेंट किया। ये सारा सारांश एक ही खाते में एक ही पृष्ठ पर उसे सारा मिल सकता है। यानी उससे ये अनुमान लगा सकता है कि वो उस व्यक्ति से कितना, वो हमसे कितना लेन देन कर रहा है, और ऐसी स्थिति में हम उससे आगे और बढ़कर उसके साथ हम लेन देन कर सकते हैं। फिर अशुद्धियों की खोज। खातों के शेषों का ज्ञान करने के लिए खातों के शेष हमें बहुत आवश्यक हैं, ताकि हमें पता लग सके किससे पैसा प्राप्त करना है, किसको पैसा देना है, कितनी आज की तारीख में हमारी हमारे पास संपत्तियां हैं, कितने खर्चे हमारे हो चुके हैं। तो ये हमें खातों के शेष के द्वारा ही संभव हो जाएगा। ये जानना हमारे किससे संभव होगा? खातों के शेष द्वारा। अशुद्धियों की खोज करना भी, यहाँ अगर कुछ अशुद्धियाँ हुई हैं यानी गढ़ती अशुद्धियाँ हुई हैं तो वो हमें यहाँ मिल जाए। मान लो हमने किसी खाते में खतियाते समय 100 रुपये लिख दिए और जबकि वो एंट्री है 1000 रुपये की, तो अगर दोनों खातों में सही रकम लिख गई है तो पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन अगर दोनों खातों में अलग अलग रकम लिख गई है तो वहाँ पकड़ना आसान बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए अंतिम खाते खातों के द्वारा सीधे नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए हमें तलपट बनाना अनिवार्य है। तलपट के आधार पर, क्योंकि हमारे पास सारांश होता है सभी खातों का, इसलिए हम आसानी से अंतिम खाते बना सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निश्चित तौर पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी फर्म से हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है तो उसके तलपट के आधार पर हम क्या बनाएंगे? अंतिम खाते बनाएंगे, और अंतिम खाते से हम अंतिम खातों के द्वारा दूसरी फर्म से हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं तलपट बनाने की विधियाँ। तो हम यहाँ 3 विधियाँ मुख्य रूप से हैं जो समझते हैं। योग विधि सबसे पहली विधि है, वो योग विधि है। इस विधि में तलपट तैयार करने के लिए खाता बही के सभी खातों के ऋणी तथा धनी पक्षों की रकम को जोड़कर योगों द्वारा तलपट बनाते हैं। यानी कि ये जो खाते हमने हैं यहाँ हम शेष नहीं निकालते, जो भी डेबिट जितनी रकम हुई हैं उनका योग कर लेंगे और क्रेडिट जितनी हुई हैं उनका योग कर लेंगे, और दोनों योगों को हम तलपट में लिखेंगे। यानी खाते के आगे जैसे कि रोकड़ खाता तो उसका ऋणी पक्ष का टोटल जो था वो भी लिख देंगे और धनी पक्ष का टोटल जो था वो भी लिख देंगे। इसके साथ दूसरी विधि है शेष विधि। शेष विधि में क्या है? इस विधि में सभी खातों के पहले शेष निकालते हैं और उन शेषों से तलपट हम तैयार करते हैं। यानी पहले हमने क्या करा? तलपट खातों के शेष निकाला, ऋणी शेष निकला या धनी शेष निकला। उसके बाद हम उन शेषों को तलपट के जैसे रोकड़ खाते में निकला मान लो ऋणी शेष, तो हम ऋणी वाले टोटल में लिख देंगे, और अगर धनी शेष निकलता है तो धनी वाले टोटल में लिख सकते हैं। तीसरी विधि है योग एवं शेष विधि। इसमें क्या है? दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि योग भी लिखते हैं ऋणी पक्ष का और धनी पक्ष का, और फिर उसके बाद तीसरा एक और बना लेते हैं ऋणी। अगर वो ऋणी पक्ष का शेष निकलता है तो ऋणी पक्ष का टोटल शेष लिखते हैं, और अगर धनी पक्ष का शेष निकलता है तो धनी पक्ष के शेष का एक कॉलम और 2 कॉलम और बन जाएंगे। इसमें फिर 4 कॉलम हो जाते हैं। तो योग ऋणी पहला तो कॉलम बनेगा फिर बनेगा योग धनी का, फिर बनेगा शेष ऋणी, और फिर बनेगा शेष धनी का। इस तरह से चारों चीज़ों का प्रयोग हम इस विधि में करते हैं, योगों का भी और धन दोनों प्रकार के योग, ऋणी योग और धनी योग। इसी तरह शेष, ऋणी शेष और धनी शेष, यानी जिस खाते में ऋणी शेष निकल रहा हो वो ऋणी शेष में आ जाएगा, और जिस खाते का धनी शेष निकल रहा हो वो धनी शेष में आ जाएगा। धन्यवाद।